Hello and welcome to all dear students. Welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor, and we are doing our series RBSc Question Bank. So बच्चों पार्ट ई में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और ख़त्म करेंगे क्वेश्चन नंबर 20. ठीक है, आज ये हमारी सीरीज का लास्ट पार्ट है और मोस्टली इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ही हैं. ठीक है, इवन मैं कह दूँ सारे क्वेश्चन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही है. ठीक है, तो हेलो एल्केन से स्टार्ट करेगा और स्टीरियो केमिस्ट्री पे कंप्लीट करेगा. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, आपको साथ साथ में बने रहना है. बच्चों सीरीज के क्वेश्चंस आप करते जाओ. ठीक है, क्वेश्चन करने से आपकी प्रैक्टिस रहेगी, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे. पढ़ोगे मेहनत करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, सोचने की जरूरत ही नहीं है ना. अब तुम कह रहे हो एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हैं, तो सही है, एग्जाम भले ही पोस्टपोन हुए, पेपर तो चेंज नहीं हुआ ना, पेपर तो वही रहेगा. ठीक है, तो आपको साथ साथ में बने रहना है, इन क्वेश्चन बैंक्स को करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 11, राइट द रिएक्शन. पहला है फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन बाय वुड्स रिएक्शन. तो वुड्स रिएक्शन तो सबसे सिंपल है, RX प्लस 2 सोडियम प्लस RX एरो पे था ड्राई ईथर और 2NaX एलिमिनेट हो जाता है. आंसर होता है R सिंगल बॉन्ड R यानी कि एल्केन. लेकिन मुझे चाहिए ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन बनाना है तो R की जगह इथाइल ले लो. ठीक है, तो पहले का आंसर लिख रही हूँ मैं, तो वुड्स रिएक्शन, चलो नाम लिख देती हूँ पहले मैं, वुड्स रिएक्शन. तो बच्चों हमने ले लिया RX में इथाइल क्लोराइड, देन ट्वाइस ऑफ सोडियम, अगेन इथाइल क्लोराइड, और एरो पे क्या रखना था, तो एरो पे हमें रखना था ड्राई ईथर. ठीक है, सो ड्राई ईथर. अब होगा क्या, तो हमें पता है NaCl को एलिमिनेट कर दो, तो ट्वाइस ऑफ NaCl आप एलिमिनेट कर दो, तो आपका आंसर जो होगा दैट विल बी CH3CH2 CH2 CH3. सो CH3 CH2 CH2 CH3, तो हमारा आंसर हो गया नॉर्मल ब्यूटेन. ठीक है, तो ये पहला कंप्लीट हुआ वुड्स रिएक्शन. सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन बाय सैंडवेयर रिएक्शन. तो ब्रोमोबेंजीन तुम्हें बनाना है सैंडवेयर रिएक्शन से. ठीक है, तो अब बच्चों हम लिख लेते हैं सैंडवेयर रिएक्शन. अब देखो सैंडवेयर रिएक्शन और गाटरमैन रिएक्शन सेम है. गाटरमैन में हम यूज करते हैं कॉपर पाउडर, सैंडवेयर में यूज करते हैं कॉपर सॉल्ट. ठीक है, तो तुम्हें बनाना है ब्रोमोबेंजीन. तो रिएक्शन सैंडवेयर में हमेशा यूज करना है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड. ठीक है, बेंजीन पे N2Cl. अब ब्रोमोबेंजीन मतलब तुम रिएक्शन कराओ HBr से. अब HBr लिया है तो इसी का कॉपर सॉल्ट लो यानी Cu2Br2. अब आप देख सकते हो क्या एलिमिनेट होगा, तो मैं कहूँगी भाई देखो एक HCl निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस एलिमिनेट हो जाएगी, है ना. तो हमारे पास बचेगा क्या, Br ऑन बेंजीन, सो इट विल बी ब्रोमोबेंजीन. ठीक है, तो ये बन गया ब्रोमोबेंजीन प्लस साइड प्रोडक्ट अगर लिखना है तो नाइट्रोजन और HCl. ठीक है, तो ये हो गया बच्चों सैंडवेयर रिएक्शन से हमने फाइंड कर लिया ब्रोमोबेंजीन. ठीक है, और ये बेंजीन पे N2Cl. एग्जाम में पूरा पूरा नाम लिखना है बच्चों. सो दिस इज बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड. ठीक है, और अपने आंसर को अगर आप बेटर करना चाहते हैं तो एक एक लाइन और लिखना है एग्जाम में. जैसे मान लो पहला रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, तो आपको लिखना है व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट गिव्स नॉर्मल ब्यूटेन. अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, है ना. एक लाइन लिखनी है आपको. ठीक है, इसमें आपको लिखना है व्हेन बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड ट्रीटेड विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट या Cu2Br2 इट गिव्स ब्रोमोबेंजीन. ठीक है, अब थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ टोलुइन बाय वुड्स फिटिग रिएक्शन. तो बच्चों ये वाली तो थी वुड्स, है ना. हेलो एल्केन लोगे तो वुड्स, हेलो एरीन लोगे तो फिटिग, और हेलो एल्केन हेलो एरीन का मिक्सचर ले लोगे तो वुड्स फिटिग. ठीक है, तो वुड्स फिटिग रिएक्शन ले लेते हैं हम. वुड्स फिटिग रिएक्शन क्या बनाना था हमें, टोलुइन बनाना है. चेक करो, फॉर्मेशन ऑफ टोलुइन बाय वुड्स फिटिग रिएक्शन. तो भाई आंसर जो है दैट इज टोलुइन. ठीक है, तो टोलुइन बनाना है, किससे बनाना है, तो मैं कहूँगी भाई वुड्स फिटिग. तो वुड्स फिटिग वही है, वुड्स ही है, तो ड्राई ईथर तो लेना बनता है. अब कंपाउंड तो एक तो ले लो बेंजीन से रिलेटेड,
एक ले लो मिथाइल से रिलेटेड। तो पहला लेना है हेलोएरीन, यानी मान लो ब्रोमोबेंजीन, फिर ले लो सोडियम, फिर ले लो ब्रोमो और मिथाइल, है ना, क्योंकि उधर मुझे मिथाइल चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, तो हम कहेंगे भाई 2NaBr एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा टॉलुइन। अब इसको भी थियरी में क्या लिखोगे, तो व्हेन ब्रोमोबेंजीन reacts with bromomethane in presence of dry ether and sodium it gives toluene। क्लियर। चलो फोर्थ देखते, फोर्थ क्या है, तो फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन इन क्लोरोबेंजीन। तो भाई क्लोरोबेंजीन का फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन कराना है। ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन किसका कराना है, तो हम कहेंगे क्लोरोबेंजीन का। ठीक है, तो देखो क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, जब खुद ही कह रहा है क्लोरोबेंजीन ले, तो हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन। अब बच्चों एसिटाइलेशन मतलब एडिंग ऑफ एसिटाइल ग्रुप, तो ये CH3C डबल बॉन्ड O, दिस इज आवर एसिटाइल ग्रुप। अब ये ऐड कैसे होगा, ग्रुप तो होता नहीं, कंपाउंड लेना पड़ेगा, तो ये ऐड कैसे होगा, तो अगर मैं ले लूंगी एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो व्हेन एसिटाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद क्लोरोबेंजीन, ठीक है भाई, ये लिख दिया क्लोरोबेंजीन। अब फ्रिडल क्राफ्ट का कैटलिस्ट होता है लुईस एसिड, लाइक मैंने ले लिया एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है ना, फ्रिडल क्राफ्ट हमेशा AlCl3, ZnCl2, BF3, FeCl3 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, एसिटाइलेशन कराना था तो मैंने एसिटाइल क्लोराइड ले लिया। क्लोरोबेंजीन वो कह रहा है भाई इसका फ्रिडल क्राफ्ट कराओ। ओके, अब बच्चों हैलोजन ग्रुप है ना, 3-3 लोन पे रखता है, लोन पे रिंग के साथ शिफ्ट होगा। तो हमने पढ़ रखा है कि अगर +M इफेक्ट होता है तो कंपाउंड होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, मतलब जो रिप्लेसमेंट होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन से ही होता है। तो भाई एक बार H यहाँ से जाएगा, है ना, यहाँ से तो Cl जाना ही है, तो एसिटाइल ग्रुप ऑर्थो पे और एक बार कहाँ पे, पैरा पे, बस तो कनेक्ट कर दो। तो देखो हम कहेंगे भाई क्लोरोबेंजीन तो हो गया और ये हो गया एसिटाइल ग्रुप, एक बार ऑर्थो पे, दूसरी बार तो हम कहेंगे देखो क्लोरोबेंजीन तो हो गया और एसिटाइल ग्रुप पैरा पे। ठीक है, अब देखो ये कीटोन है ना, और कीटोन के पास में फिनाइल है, तो इसे बोलते हैं एसिटोफिनॉन, और ऑर्थो पे क्या है, क्लोरो। तो या तो आप इसका नाम लिख दो ऑर्थोक्लोरो, 2 क्लोरो भी लिख सकते हो, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन। और दूसरा प्रोडक्ट क्या है, पैरा, तो सेम नाम, सिर्फ पैरा लिख दो आगे, पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन। ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट बन गए हमारे पास, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन एंड पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, 11 मतलब। नाउ आइडेंटिफाई A, B, C एंड D। तो देखो आपके पास है मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन करानी है A से, और जो कंपाउंड बनेगा ना बच्चों वो ये है, ईथर है, ईथर में एक ग्रुप है मिथाइल और दूसरा ग्रुप है टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो पहले मैं यहां तक तो पहुंचू, तो भाई मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन मुझे करानी है A से, ताकि मुझे यहाँ ये कंपाउंड मिले। अब देखो ये मिथाइल तो यहाँ से आया, मान लो तुम्हें रिएक्शन वगैरह नहीं आता, कुछ भी भूल गए तो कोई बात नहीं। देखो ये मिथाइल कहाँ से आया, तो मैं कहूँगी ये मिथाइल यहाँ से आया है। अब Cl को तो जाना ही है, सब्स्टिट्यूशन है, हेलोएल्केन है, Cl तो जाएगा। ठीक है, और साइड का ग्रुप ये होना चाहिए ऑक्सीजन के साथ, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। मतलब अब मैं जिससे भी रिएक्शन कराऊँ ना बच्चों, उसके पास ये ग्रुप तो होना ही चाहिए, है ना, क्योंकि ये आएगा कहाँ से, जो रिएक्ट करेगा उसके पास होगा तभी तो आएगा। तो मैं कहूँगी देखो ये टर्शरी ब्यूटाइल और ये ऑक्साइड, ये रिएक्ट करने के पास ये तो होना ही चाहिए जो रिएक्शन कर रहा है। तो भाई ठीक है, अब यहाँ से Cl जाएगा, तो अगर मैं यहाँ Na ले लूँ तो सोचो NaCl चला जाएगा ना, और हमारा काम भी आसान हो जाएगा, है ना। विलियमसन सिंथेसिस पढ़ रखा है तुमने, यही तो था, है ना, क्लोरो हेलोएल्केन की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, तो बच्चों A क्या हो गया, तो A हो गया सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। तो चलो इतना तो आइडेंटिफाई कर लिया, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, अब ये कह रहा है ये जो कंपाउंड आपने बनाया है इसकी रिएक्शन करा लो HI से।
तो H+I-, ठीक है, मिक्स्ड ईथर है। मिक्स्ड ईथर मतलब ये अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। अब इसमें दो रूल लगते हैं बच्चों। पहला लगता है कि अगर दोनों ही साइड में मिथाइल है, इथाइल है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, तब तो स्टेरिक फैक्टर इफेक्ट करता है, मतलब हेलोजन वहां जाता है जो अल्काइल ग्रुप छोटा और मैकेनिज्म SN2। लेकिन तुम्हारे पास तो 3 डिग्री का अल्काइल ग्रुप है, 3 डिग्री का आपकेटाइन स्टेबल होता है, तो ये अटैक करता है SN1 मैकेनिज्म के थ्रू। भाई अगर मैं ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट कर भी दूं तो ये कार्बोकेटाइन तो स्टेबल है ना, इसको परेशानी थोड़ा बनने में, तो हम कहेंगे हाँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन तो ओके बन सकता है, ठीक है। तो बस इसको कार्बोकेटाइन बनना है। तो बच्चों अगर इसको कार्बोकेटाइन बनना है तो अगर ये कार्बन प्लस है तो I इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और H क्या होगा, तो ये मिथाइल O और H, तो एक तो बनेगा बच्चों मीथेनॉल, है ना, इसको आप मान लो C, ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा, तो दूसरा बना आपका टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक है। तो टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, तो इसको आप मान लो D, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया C और ये हो गया D। चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन में चलते हैं। नाउ नेक्स्ट है कन्वर्ट फिनॉल इनटू सैलिसाइलिक एसिड। तो बच्चों फिनॉल को कन्वर्ट करना है सैलिसाइलिक एसिड, तो देखो रिएक्शन हमने पढ़ रखी है, रिमेल्टिमैन कार्बोक्सिलेशन। अगर तुम रिमेल्टिमैन फॉर्माइलेशन कराओगे, मतलब क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराओगे तो सैलिसिल्डिहाइड बनेगा, है ना, और रिमेल्टिमैन फॉर्माइलेशन की जगह कार्बोक्सिलेशन करोगे तो सैलिसाइलिक एसिड बनेगा। क्या था, तो मैं कहूंगी देखो फिनॉल की रिएक्शन आपको करानी है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब देखो 4 Cl है ना बच्चों, तो 4 KOH ले लो, तो हम कहेंगे फिनॉल की रिएक्शन करानी है CCl4 और KOH, क्या होगा, तो हम कहेंगे देखो 4 KCl तो गए, अभी वाटर, तो ये एक वाटर गया और ये दूसरा वाटर गया। अच्छा, रिमेल्टिमैन का मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो पे बनता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल होता है कंपाउंड। तो अब देखिए क्या बचा, तो मैं कहूंगी देखो 4 KCl तो गायब है, ठीक है, 2 वाटर भी गायब है। अब बना क्या है, बचा क्या है, तो यहां से बचा COO, CO2 बच गया, और ये CO2 अगर यहाँ ऑर्थो पे जाके अटैक करेगा COO- और ये प्रोटॉन ले लेगा H+, तो ये बन जाएगा फिनॉल और ऑर्थो पोजीशन पे COOH, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर इसका नाम है सैलिसाइलिक एसिड। अब बच्चों ऑर्थो ही मेजर होता है और ऑर्थो वाले का नाम ही है सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। तो याद रखना इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, सैलिसाइलिक एसिड बनेगा, रिएक्शन का नाम है रिमेल्टिमैन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड है कन्वर्ट फिनॉल इनटू पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो अब हमें कन्वर्ट करना है फिनॉल को, किसके अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम कहेंगे पिक्रिक एसिड। तो इसकी तो एक ही रिएक्शन है हमारे पास, फिनॉल की रिएक्शन करा दो नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो भाई नाइट्रिक एसिड HONO2, है ना, रिएक्शन थोड़ी तेज होगी, तो मैं नाइट्रिक एसिड 3 बार लिख देती हूँ, है ना। 3 H क्यों हाईलाइट किए, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, ठीक है। तो तीनों हाइड्रोजन क्या होंगे बच्चों, रिप्लेस होंगे, है ना, OH- है और NO2+ है, तो हम कहेंगे देखो 3 बार क्या होगा, तो ये वाटर एलिमिनेट यहाँ से हुआ, ये वाटर एलिमिनेट यहाँ से हुआ और ये यहाँ से हुआ, ठीक है। तो फिनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ये फिनॉल हो गया, नाउ 2, 4 और 6, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। और इसी का नाम क्या है, तो इसी का नाम है पिक्रिक एसिड, और 3 विड्रॉइंग ग्रुप है फिनॉल पे, तो आपको पता है विड्रॉइंग ग्रुप फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है
है ना, इसलिए बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट। अब क्या था, तो अब है डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन क्लोरीन से। अब बच्चों उसने लिखा नहीं कि भाई आपको इन डार्क रिएक्शन कराना है या इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कराना है, तो हम दोनों करवा देते, बट एग्जाम में गिवन होगा। ठीक है, तो डाई इथाइल ईथर, थर्ड रिएक्शन है हमारे पास, डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन हम करा लेते हैं क्लोरीन से। तो पहला देखो इन डार्क, तो बच्चों जब डार्क मतलब लाइट नहीं है, सॉरी, एनर्जी कम है, तो एनर्जी कम है तो सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन ही डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा, तो इसको मैं लिख देती हूँ, ये CH2 है ना, इसको हाईलाइट करके लिख दिया CHH, और यहाँ पे भी लिख दिया CHH। अब क्लोरीन क्या करेगा, तो इन दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से भी H रिप्लेस करेगा, यहाँ से भी H रिप्लेस करेगा, एक Cl इधर लगा दो, एक Cl इधर लगा दो। ठीक है, तो अब आपका आंसर जो है दैट इज CH3 CH Cl O CH Cl CH3। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि डाई इथाइल ईथर के अल्फा और अल्फा डैश दोनों ही कार्बन पे क्लोरीन लग चुका है। तो अब जो इसका नाम है दैट इज अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल ईथर। ठीक है, अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल ईथर। नाउ स्टूडेंट्स, मान लो लाइट होती, अगर आपसे कहा जाता कि नहीं भाई इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना, क्योंकि गिवन है नहीं तो हम बता नहीं सकते कि भाई कौन सी लिखनी है, तो हम दोनों लिख देते हैं। अभी सारे हाइड्रोजन देखो लाइट में क्या होगा, तो हम कहेंगे सारे हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 7 और 10, तो 10 की जगह तुम्हें 20 क्लोरीन चाहिए। भाई 10 तो HCl बाहर निकालोगे, और जो 10 वैलेंसी खाली की है वहाँ पे भी तो हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आएगा, तो हम कहेंगे यहाँ टोटल 20 हो गया। तो देखो CH3 की जगह CCl3, है ना, समझे, तीनों हाइड्रोजन बन गए 3 HCl, यहाँ से 2 हाइड्रोजन बन गए 2 HCl, तो C रह गया, तो वैलेंसी तो Cl से सेटिस्फाई करेंगे। सिमिलरली O CCl2 CCl3 प्लस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 10 HCl। अब इसका नाम हो गया बच्चों पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। ठीक है, तो ये तो था डाई इथाइल ईथर और ये बन गया पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर, पार्ट 3 हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो देखो इसको यही लिख देते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मतलब बच्चों प्रोपेन टू ऑल। अब देखो प्रोपेन टू ऑल, हाइड्रोजन थोड़ा हाईलाइट करके लिख रही हूँ, प्रोपेन टू ऑल को पास करना है कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बच्चों याद रखना है, जब अल्कोहल की वेपर को कॉपर पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे पास करते हैं तो ये रिएक्शन होती है डीहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, डीहाइड्रोजिनेशन, डी मतलब डिलीट करना, किसको डिलीट करना, हाइड्रोजन को डिलीट करना। मतलब एक तरह से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया। भाई हाइड्रोजन का बाहर निकलना भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही तो होता है। तो आपको डीहाइड्रोजिनेशन कराना है, मतलब हाइड्रोजन डिलीट करने। तो एक तो CH बॉन्ड फ्यूजन होगा, एक OH बॉन्ड फ्यूजन होगा। अब आप देख लो, ये H गया, ये H गया, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा ना। तो अब आपका जो कंपाउंड है दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। तो आपका आंसर हो गया, ये प्रोडक्ट का नाम आपको लिखना है एसीटोन। ठीक है, और ये रिएक्टेंट है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्लियर, तो ये कंप्लीट हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नाउ आइडेंटिफाई A B C and D। तो देखो A की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से कराओ, B बनेगा। ठीक है, B का हाइड्रोलिसिस कर दो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो लैक्टिक एसिड बनेगा। अब बच्चों लैक्टिक एसिड होता है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। सही है ना, पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज लैक्टिक एसिड। तो देखो 1 2 3 कार्बन ओइक एसिड,
3 कार्बन वाला ऑइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड, 2 पे हाइड्रोक्सी है ना, इसमें कायरल कार्बन भी होता है। सो दिस इज लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब बच्चों मैं किसका हाइड्रोलिसिस करूं, है ना, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में किसका करूं कि लैक्टिक एसिड बने। तो देखो, अगर आप साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कैसे? तो देखो, मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ, शॉर्ट में लिखने का तरीका कि भाई साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो ना तो ये अमोनिया गैस बाहर चली जाती है। अब क्या बचा, तो मैं कहूँगी COOH, तो COOH। हालांकि स्टेप बाय स्टेप करोगे तो पहले अमाइड बनेगा, अमाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो अमोनिया NH3 एलिमिनेट होगा और COH में कन्वर्ट होगा, है ना, पर वो स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, पर वैसा करना नहीं है, मुझे डायरेक्ट बताना है ना, XY या ABCD आइडेंटिफाई करना है। तो साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करूंगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। मतलब कि अब भी जो भी है उसके पास क्या है, एक तो ग्रुप है साइनाइड, ठीक है, और बाकी तो यही होगा ना, बचा हुआ तो हम कहाँ से लाएंगे, तो हम कहेंगे बाकी ग्रुप ये है। ठीक है, तो भाई अगर मैं इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करूंगी तो मैं वहां पहुंच जाऊंगी, तो हम कहेंगे हाँ चलो बी तो पहुंच गए। ठीक है, अब बच्चों ये कैसे बना है बी, तो ये किसी कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से करने पे हुआ है। तो साइनाइड तो इसके पास है ना, इसने भी दे रखा है HCl, तो साइनाइड तो यहां से आया। ठीक है, अब H भी यहीं से आया, तो अगर मैं साइनाइड हटा दूं, H हटा दूं, इसमें से हाइड्रोजन साइनाइड बाहर निकाल दूं, है ना भाई। देखो, अब मैं यही H क्यों उठा रही, तो मिलेगा ये H हटा दूं, तो दोनों एक ही एटम पे जाके थोड़ा ना जुड़े होंगे भाई। हाइड्रोजन साइनाइड में H प्लस है, साइनाइड माइनस है, एक जने पे जाके साइनाइड जुड़ा होगा और दूसरे एटम पे जाके H जुड़ा होगा, दोनों एक पे तो गए नहीं होंगे। तो हम कहेंगे हाँ इतना तो क्लियर है। तो एक इस कार्बन से अगर मैं साइनाइड हटा रही हूँ तो इस कार्बन से मैं H हटा दूं तो देखो मुझे एसिटिल्डिहाइड मिलेगा, है ना, CH3C डबल बॉन्ड OH। सो दिस इज एसिटिल्डिहाइड। ठीक है, बहुत बार अगर आपको नहीं आइडेंटिफाई होता ना तो हिम्मत मत हारो, उसी से करने की कोशिश करो, है ना। अगर मैं चाहती तो तुम्हें बताया थी बच्चों, एसिटिल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से कराओ, ये बनेगा, इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे ना साइनोहाइड्रीन तो लैक्टिक एसिड बनेगा, बुक में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहां से चलोगे तो वो हो गया, तुम्हें याद करना पड़ा। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला तो आपको आना चाहिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी है। तो यहाँ से पकड़ो ना कि भाई हाँ ये चीज़ मुझे लानी है, ये मैं कहाँ से ला सकता हूँ भाई, COH, तो COH साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से आता है। ऐसी 2-3 रिएक्शंस और है। ठीक है, यानी जो कंपाउंड है उसमें साइनाइड होना चाहिए, बाकी ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए। अब ये कोई ना कोई कंपाउंड की रिएक्शन, ए कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से करने पर बनता है, तो मैं इसमें से हाइड्रोजन साइनाइड बाहर निकाल देती हूँ, जो बचा हुआ वही तो ए है। तो ये हो गया ए एसिटिल्डिहाइड। बी क्या हो गया, तो बी का नाम है एसिटिल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। ठीक है भाई, एसिटिल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। ओके, और बाकी थर्ड तो आपको पता ही है, लैक्टिक एसिड। नाउ सी की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराओ, डी बनेगा। डी का हाइड्रोलिसिस करेंगे ना तो ये इथेनॉल है बच्चों, इथेनॉल बनेगा। तो मतलब फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास है इथेनॉल। ठीक है, अब मैं किसका हाइड्रोलिसिस कराऊं, है ना, कि हाँ सॉरी, मुझे डी का हाइड्रोलिसिस करना है ताकि इथेनॉल बने। अब ये जो डी बन रहा है वो बन रहा है CH3MgBr की रिएक्शन, किससे करानी है, सी से। ठीक है, अब देखो फाइनल प्रोडक्ट इथेनॉल है, मतलब 2 कार्बन है, हाइड्रोलिसिस करूंगी तो कार्बन तो बढ़ने से रहा, यानी यहाँ जो डी है इसमें कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। अब 2 कार्बन वाला कंपाउंड डी है, अब वो बना कैसे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन सी से कराने पे बना, मतलब सी जो है उसमें तो एक ही कार्बन होना चाहिए, क्योंकि एक कार्बन में एक कार्बन मिलाऊंगी तभी तो 2 कार्बन आएगा। तो हम कहेंगे हाँ ठीक है। अब ये हाइड्रोलिसिस, अब देखो जो डी है उसमें क्या होना चाहिए, तो उसमें MgBr भी तो होना चाहिए, तभी तो हाइड्रोलिसिस होगा। भाई मैं सी की रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराऊंगी तो जो कंपाउंड बनेगा डी उसमें मिथाइल भी होगा, उसमें MgBr भी होगा, है ना। तो मैं कहूँगी भाई ये जो डी है उसमें CH3 तो है, क्योंकि वो तो यहाँ से आया। फाइनल प्रोडक्ट कह रहा है कि भाई 2 कार्बन है कुल मिला के, तो एक कार्बन और है ना, और उस कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी कनेक्टेड है।
ठीक है। अब तुम कह रहे हो CH2OH था, आपने तो C और O ही लिखा है, तो बच्चों H और OH तो वाटर से आया है। सोचो H और OH कहाँ से आया, यहाँ H और यहाँ OH तो वाटर से आया है, और CH3 तो पहले से था ही, तो CH3 को तो छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो भाई O के साथ होना चाहिए MgBr, है ना, और इस CH3 के साथ क्या होना चाहिए, CH2। ठीक है, अभी देखो MgBr का हाइड्रोलिसिस करूंगी तो यहाँ से क्या होगा, MgBr और OH चला जाएगा, H वापस आ जाएगा, तो हम कहेंगे हाँ इंटरमीडिएट तो यही लग रहा है। अब ये CH3 MgBr, तो ये रहा CH3, ये रहा MgBr, तो इस CH3 हटा दो, MgBr हटा दो, तो पीछे क्या बच रहा है, तो मुझे लग रहा है अभी CH2O कुछ नया है, तो CH2O दिमाग लगाओ, ये रहा CH2 और ये रहा O, तो ये फॉर्मल्डिहाइड लग रहा है ना। तो भाई अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराऊं तो ये इंटरमीडिएट बनेगा, और उसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं तो इथेनॉल बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो तो बन जाएगा, है ना। याद है तो सीधा लिख दो भाई 1 डिग्री अल्कोहल है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 1 डिग्री अल्कोहल कब बनता है, तो हम कहेंगे 3 ही तो रिएजेंट थे। पहला क्या था, ऑक्सीजन था, दूसरा क्या था, फॉर्मल्डिहाइड था, और तीसरा इथाइलिन ऑक्साइड था। तो भाई इथाइलिन ऑक्साइड तो 2 कार्बन खुद रखता है, तो मैं कहूँगी नहीं प्रोडक्ट में 3 कार्बन तो है नहीं, तो वो हो नहीं सकता। सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्शन कराऊंगी तो कार्बन संख्या बढ़ेगी नहीं, तो वो भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या, फॉर्मल्डिहाइड। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे फॉर्मल्डिहाइड से, और डायरेक्ट नहीं करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो इस ट्रिक को पकड़ो, ये कॉम्पिटिशन में बहुत काम आएगी, है ना, कि आपको यहीं से आंसर निकालना है, सब कुछ यही है, इसके अंदर ही है। ठीक है, ट्राई करोगे तो धीरे धीरे सीख जाओगे बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राइट द फॉलोइंग, फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल नहीं है प्रोपेनल है, क्योंकि रोजनमन रिडक्शन है ना, तो रोजनमन रिडक्शन क्या देता है, एल्डिहाइड देगा। ठीक है, तो बच्चों रोजनमन रिडक्शन होता है पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो पैलेडियम बेरियम सल्फेट की रिएक्शन में मुझे एसिड हैलाइड का पार्शियल रिडक्शन करना है, और प्रोडक्ट जो है दैट इज प्रोपेनल, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, दिस इज प्रोपेनल। अब मैं ऐसा क्या रिएजेंट लूँगी फाइनल प्रोडक्ट ये हो, लेना मुझे एसिड हैलाइड है, तो बच्चों CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl ले लो। ठीक है, पार्शियल रिडक्शन करेंगे ना, क्या होगा, यहाँ से HCl चला जाएगा और एक H यहाँ आ जाएगा, तो प्रोपेनल। तो कैसे बनेगा, तो आपको लिखना है, हमें यूज करना है प्रोपेनॉयल क्लोराइड। सो दिस इज प्रोपेनॉयल क्लोराइड on partial reduction gives propanol. Now formation of ethanol by Stephens reaction, तो भाई स्टीफेंस रिएक्शन क्या होता है, और फिर यहाँ इथेनॉल है। स्टीफेंस रिएक्शन क्या होता है, पार्शियल रिडक्शन ऑफ साइनाइड। फाइनल प्रोडक्ट जो है बच्चों तुम्हारे पास 2 कार्बन वाला है, तो आपको लेना है मिथाइल साइनाइड। ठीक है, नेम रिएक्शन सारी लर्न होनी चाहिए। नाउ मिथाइल साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन, तो पार्शियल बीच में स्टॉप करना है, तो हम लेते हैं SnCl2 और HCl। अब होगा क्या, तो बच्चों एक H इधर आएगा, एक H इधर आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड आपका कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। ठीक है, तो अब जो हमारे पास बनेगा दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड NH। दिस इज एल्डिमीन, या अगर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चों, तो आप ध्यान से देखो, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनता है एसिटल्डिहाइड CH3 CHO, इसलिए इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एसिटल्डिमीन, क्योंकि हाइड्रोलिसिस पे क्या दे रहा है, एसिटल्डिहाइड, और डबल बॉन्ड NH है तो इमीन, तो एसिटल्ड इमीन, और हाइड्रोलिसिस करते ही क्या बनेगा, सो आंसर विल बी CH3 CHO। इथेनॉल लिख सकते हो, एसिटल्डिहाइड लिख सकते हो। ठीक है, नाउ थर्ड है बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन इन इथेनॉल, यानी एसिटल्डिहाइड में एल्डोल कंडेंसेशन बताना है। सो थर्ड पार्ट है हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन इन इथेनॉल, यानी कि एसिटल्डिहाइड। तो
तो बच्चों डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में एसिटल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, ठीक है, उनमें से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखो एसिटल्डिहाइड तो लिख सकते हैं CH3CHO CH3CHO। अब ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि एक एसिटल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप दूसरे के अल्फा हाइड्रोजन से कंबाइन होता है ना। तो मैं कहूँगी देखो ये हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट कर दो, ठीक है, या ऐसे मान लो C डबल बॉन्ड हो, O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, तो ये H प्लस यहाँ आ जाएगा, है ना। अब ये H प्लस आया तो ये कार्बन माइनस है, इनको आपस में कनेक्ट कर दो। या ऐसे याद रखो एक का अल्फा हाइड्रोजन पहले के फंक्शनल ग्रुप के साथ कनेक्ट कर दो और इनको जोड़ के लिख दो। सो दिस इज CH3 CHOH और CH2 CHO। तो ये बन गया बच्चों एल्डोल। अब ये एल्डोल जो है ये बहुत कम टेम्परेचर पे ही स्टेबल होता है ना। तो हल्का सा भी इसको गर्म करोगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा। तो बच्चों यहाँ से OH, अल्फा हाइड्रोजन हमेशा एसिडिक होता है ना। यहाँ पे भी हमने अल्फा हाइड्रोजन लिया ना क्योंकि ये एसिडिक होता है। तो ये OH फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइड, तो ये H वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH। दिस इज क्रोटोन एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्रोटोन एल्डिहाइड या क्रोटोन एल्डिहाइड। नेक्स्ट है राइट 2,4-DNP विद प्रोपेनॉन। तो बच्चों प्रोपेनॉन मतलब एसीटोन का 2,4-DNP टेस्ट लिख दो, ठीक है। अब 2,4-DNP याद है क्या आपको? 2,4-DNP रिएक्शन, तो बच्चों 2,4-DNP होता है 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन, ठीक है। तो एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 की रिएक्शन आपको करानी है 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन। अब बच्चों हाइड्रेजीन, चलो पहले ऐसे लिखते हैं हाइड्रेजीन होता है NH2 ठीक है, NH2 तो H हटा के फिनाइल जोड़ दो तो ये हो गया फिनाइल हाइड्रेजीन। अब कनेक्शन इसका ये है तो ये हो गया 2 पे और ये हो गया 4 पे। तो इसका पूरा नाम है 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन, ठीक है। तो बच्चों 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन को गर्म करना है एसीटोन के साथ या फिर प्रोपेनॉन। IUPAC में प्रोपेनॉन होगा क्या? तो हम कहेंगे एडिशन एलिमिनेशन, वाटर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बनेगा? तो ये बनेगा एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजोन। तो बस इनको जोड़ के लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। CH3 हो गया, C था डबल बॉन्ड हाइड्रेजीन का N, फिर NH, फिर फिनाइल, फिर 2 और 4 पे क्या आ जाएगा? डाई नाइट्रो। तो ये बनेगा 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल, सॉरी आगे तो एसीटोन आएगा, एसीटोन 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजोन, ठीक है। और उसको शॉर्ट में बच्चों 2,4 DNP भी लिखते हैं, है ना। DNP मतलब डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन और आंसर हो जाएगा डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजोन, ठीक है। तो ये कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, A की रिएक्शन CO2 से कराओ, B बनेगा। अब B की रिएक्शन तुम्हें, अच्छा B की रिएक्शन यहाँ है, A की रिएक्शन CO2 से कराओ, B बनेगा, ठीक है। B का हाइड्रोलिसिस कर दो, चलो C बनेगा, और C की रिएक्शन ब्रोमीन से कराओ, कंप्लीट नहीं है तो आपके पास ये कंपाउंड बनेगा। अब बच्चों देखो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो है अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है ना। अल्फा पे ब्रोमो है, प्रोपियोनिक एसिड। तो बच्चों अब ये बन रहा है कोई कंपाउंड की रिएक्शन में ब्रोमीन से कराऊं, तो जो C है उसमें ब्रोमीन तो यहाँ से आया है, मतलब C जो है वो प्रोपियोनिक एसिड ही होना चाहिए, ठीक है। हेल्वोलार्ड जेलेंस की रिएक्शन पढ़ी थी ना हमने, फास्फोरस की प्रेजेंस,
तो ये HVZ रिएक्शन है। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम हेलोजन से कराते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाता है। सो दिस इज HVZ रिएक्शन। तो हम कहेंगे C तो यही है, ठीक है। अब ये C किसी के हाइड्रोलिसिस से बनता है ना। अब इसको थोड़ा दिमाग लगाओ, A की रिएक्शन CO2 से कराएं, B बनता है। अब CO2 में एक कार्बन तो पहले से है, मतलब A जो है वो 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन ही है ना, क्योंकि आपके पास B जो है वो या C जो है, C तो आपका चलो आ गया, अब B जो है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन है। B से C की तरफ मूव कर रहे हो तो, है ना। तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में CO2 कब आया, तो एक ही रिएक्शन मिलेगी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराओ CO2 से, तो हमारे पास जो कंपाउंड आएगा दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब याद नहीं आए तो कोई बात नहीं, देखो ये जो CO2 है ना बच्चों, ये CO2 तो यहाँ से आया, तो बचा क्या, CH3CH2। मतलब A जो है वो एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें CH3CH2 है ना। लेकिन अब थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड से कराऊं तो देखो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, यहाँ Mg पॉजिटिव और ये CH2 नेगेटिव। बस इसको कनेक्ट करो तो एक B में यहाँ ले लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो C O के साथ आ जाएगा बच्चों MgBr, है ना। O के साथ आ जाएगा MgBr, यहाँ डबल बॉन्ड तो है ही, और ये हो गया CH3CH2। दिस इज क्या हो जाएगा, ये B, और B का हाइड्रोलिसिस कर लो, है ना। B का हाइड्रोलिसिस कर लो H प्लस OH माइनस, तो आप देखोगे ये MgBr और OH चला गया और आपको मिल गया प्रोपियोनिक एसिड। तो ये A जो है दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ आपको ध्यान रखना है दिस इज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या फिर आप लिख देना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर। C क्या है, तो C है प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है, और बाकी तो हो ही गया। चलो अब नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन ऑफ मोलिसिस। अब बच्चों पहली बात तो मोलिसिस क्या होता है, तो एक बार पहले हमने डिस्कस किया था कि देखो शुगर केन से जब हम शुगर क्रिस्टलाइज करते हैं, ठीक है, शुगर केन से जब हम शुगर को क्रिस्टलाइज करेंगे तो एक वेस्ट लिक्विड भी बचता है ना। अब ये जो वेस्ट लिक्विड है बच्चों, इसमें 32% इनवर्ट शुगर होता है, ठीक है। इनवर्ट शुगर मतलब सुक्रोज, ठीक है। अब ये जो वेस्ट लिक्विड है, इस वेस्ट लिक्विड को हम कहते हैं मोलिसिस। क्लियर। तो भाई मोलिसिस यानी कि है क्या, तो मैं कहूंगी इसमें है तो शुगर, ठीक है। अब बच्चों इसका फर्मेंटेशन करना है और बनाना है इथेनॉल, ठीक है। तो शुगर कौन सी है, तो मैं कहूंगी कंटेनिंग सुक्रोज शुगर। बस, तो एज अ सोर्स ऑफ शुगर मुझे मोलिसिस मिल गया। नाउ रिएक्शन क्या है, तो भाई मोलिसिस हो गया, शुगर हो गई इसमें इनवर्ट शुगर C12H22O11 यानी कि सुक्रोज। अब बच्चों सुक्रोज का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं किसकी प्रेजेंस में, तो इनवर्ट शुगर है, फर्मेंटेशन मतलब एंजाइम जरूरी है, तो इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में जब सुक्रोज हाइड्रोलाइज्ड होता है तो एक बनता है ग्लूकोज, दूसरा बनता है फ्रक्टोज। मतलब सुक्रोज जो है वो डाइसैकेराइड है। अब इस बार बायोमोलिक्यूल है नहीं सिलेबस में, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज सुक्रोज। तो भाई वापस हाइड्रोलिसिस करा दूं तो एक पार्ट तो ये बनाएगा ग्लूकोज, ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या बनाएगा, तो हम कहेंगे दूसरा पार्ट इसका हो जाएगा फ्रक्टोज। ओके। अब बच्चों ग्लूकोज या फ्रक्टोज कुछ भी ले लो, C6H12O6, ठीक है, वेदर इट इज ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो बच्चों ये जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में धीरे धीरे डिकम्पोज होगा और ये बनाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल
प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ठीक है, तो पूरा एयर की एब्सेंस में है, फर्मेंटेशन है, विदाउट एंजाइम होगा नहीं, है ना। तो ईस्ट में प्रेजेंट जो एंजाइम्स होते हैं उसके साथ, यहाँ लिख देती हूँ मैं ईस्ट, है ना, तो उसके साथ ये क्या होता है, सुक्रोज जो है धीरे धीरे अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों, तो नेक्स्ट रिएक्शन है प्रिपेयर इथेन बाय कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो बच्चों कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस होता है कि सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको तुम्हें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइज करना है। ठीक है, अब आपको सिर्फ इथेन बनाना है, तो आप ले लो सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो CH3COONA, और दूसरा भी आप ले लो CH3COONA। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब क्या करें, तो भाई सॉलिड में तो करंट आएगा नहीं, तो हम एक को सॉल्यूशन बना लेते हैं। मैकेनिज्म बच्चों इसका पहले बता चुकी हूं मैं, अगर आपको मैकेनिज्म देखना है तो इसी सीक्वेंस में, इसी क्वेश्चन बैंक की सीरीज में पहले इसका मैकेनिज्म आ चुका है। ठीक है, उसमें आप वापस देख लेना एक बार। तो अब क्या करें, तो भाई इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो देखो यहां से तो जाएगा NaOH, यहां से भी क्या जाएगा NaOH, H और H मिलके बना देंगे हाइड्रोजन गैस। ये गया आपका CO2, यहां से भी गया CO2। तो अब कनेक्ट करने के लिए मेरे पास सिर्फ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, तो बच्चों एक तो बनेगा इथेन। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे CO2, ट्वाइस बनेगा NaOH, प्लस बनेगा H2। सो दिस इज कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, चलो अब फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड फॉलोइंग फ्रॉम यूरिया। तो पहला है बारबिट्यूरिक एसिड। तो बच्चों अगर यूरिया की रिएक्शन मेलोनिक एसिड से कराएंगे, ठीक है, ये लिख दिया मैंने यूरिया, NH2CO NH2, एक्टिव हाइड्रोजन तो है। ठीक है, तो यूरिया की रिएक्शन अगर हम कराते हैं मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड होता है 3 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सो दिस इज यूरिया, दिस इज मेलोनिक एसिड। ठीक है, तो व्हेन यूरिया इज ट्रीटेड विद मेलोनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ POCl3, तो बच्चों ये बनाएगा बारबिट्यूरिक एसिड। ठीक है, ये OH और OH वाटर बन के अलग हो जाएंगे। ठीक है, और अब जो कंपाउंड बनने जा रहा है दैट इज C डबल बॉन्ड O NH NH, और तो और आप कनेक्ट कर दो C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो या तो इसको कह देंगे मेलोनल यूरिया, है ना, मेलोनल यूरिया, या फिर इसे लिखते हैं बच्चों बारबिट्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया आपका बारबिट्यूरिक एसिड। अब ये बच्चों एज अ सेडेटिव काम आता है, एज अ ट्रैंक्विलाइजर, एज अ सेडेटिव काम आता है। ठीक है, सेकेंड है सेमी कार्बेजॉइड। तो अब हमें करना क्या है, तो बच्चों आपको करना है यूरिया की रिएक्शन, यूरिया की रिएक्शन आपको करनी है हाइड्रोजीन के साथ। हाइड्रोजीन क्या, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, हाइड्रोजीन आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है वैसे तो व्हेन यूरिया ट्रीटेड विद हाइड्रोजीन, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो हम कहेंगे अमोनिया एलिमिनेट कर दो और बाकी कनेक्ट करके लिख दो, तो बनेगा क्या, सो दिस विल बी NH2 C डबल बॉन्ड O NH NH2। तो ये जो कंपाउंड बना है बच्चों, दिस इज सेमी कार्बेजाइड। ठीक है, सेमी कार्बेजाइड। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है ऑक्सिलल यूरिया और फिर बाईयूरेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड हमें बनाना है ऑक्सिलल यूरिया। तो बच्चों यूरिया की रिएक्शन व्हेन यूरिया ट्रीटेड विद ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनल यूरिया भी तो बनाया था, यूरिया की रिएक्शन मेलोनिक एसिड से कराई थी, तो मेलोनल यूरिया।
अब यूरिया की रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड से कराओ। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? COOH, COOH, ठीक है। तो COOH, COOH इन प्रेजेंस ऑफ POCl3, ठीक है। सेम रिएक्शन है, तो क्या करेंगे हम? तो हम कहेंगे वाटर एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो इस बार बनेगा ऑक्सिलिल यूरिया, इसको पैराबेनिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये हो गया यूरिया, कनेक्ट कर दो इसको ऑक्जेलिक एसिड का C डबल बॉन्ड वही बचा है ना इससे। सो दिस इज ऑक्जेलिल यूरिया, और इसे कह सकते हैं बच्चों पैराबेनिक एसिड, ठीक है। पैराबेनिक एसिड या ऑक्जेलिल यूरिया। फोर्थ क्या था? तो फोर्थ था हमारे पास बाईयूरेट। तो अब आपको करना है यूरिया को गर्म, किसके साथ? तो यूरिया को यूरिया के साथ ही गर्म करें, ठीक है। व्हेन यूरिया हीटेड एट 155 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा? तो हम कहेंगे देखो अमोनिया बाहर निकल जाएगा, और जो कंपाउंड बनेगा NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। दिस इज बाईयूरेट। ये तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, दिस इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, और कॉपर सल्फेट मिलाओगे तो ये वॉयलेट कलर का टेस्ट, मतलब वॉयलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इसे बाईयूरेट टेस्ट भी कहते हैं। सो दिस इज बाईयूरेट, और ये हो गया आपका ऑक्सिलिल यूरिया, ठीक है। सारा ऑर्गेनिक ही चल रहा है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन NaOH से कराएं, A बनता है। अब बच्चों नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करना है ना, NaOH की प्रेजेंस में। तो देखो नाइट्रोबेंजीन NaOH जिंक की प्रेजेंस में भी था, ग्लूकोज इथेनॉल की प्रेजेंस में भी था जिंक के साथ। तो सिंपल रिडक्शन करना है पहले तो नाइट्रोबेंजीन का, ठीक है। तो बच्चों नाइट्रोबेंजीन अगर तुम 6H लेते हो, है ना, तो होगा क्या? तो हम कहेंगे ये सारे हाइड्रोजन जो है ना, ये हो गया देखो 2, और मैं ले लेती हूँ 3, ये सारे हाइड्रोजन, ये सारे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिल के वाटर बना के एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अब बचा क्या? बेंजीन पे N, बेंजीन पे N, और किसी एक के पास ऑक्सीजन, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया बेंजीन नाइट्रोजन, बेंजीन नाइट्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? तो यहाँ है N के साथ O, तो N डबल बॉन्ड N एजो ग्रुप, दोनों जगह बेंजीन है तो एजो बेंजीन, साथ में ऑक्सीजन है, सो दिस इज एजॉक्सी बेंजीन, ठीक है। नाम कहाँ से आया समझे ना? तो तुम लिखोगे N को तो बोलते हैं एजो, ये एजो है, दोनों जगह बेंजीन है, तो बच्चों ये हो गया एजो बेंजीन, और ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है ना, तो दिस इज एजॉक्सी बेंजीन। नाउ देखो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है बच्चों। B की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से बनाओ, C बनेगा। C NaOH की प्रेजेंस में रेड सॉल्यूशन बनाए। अब ये थोड़ा याद करो, ये विक्टर मेयर टेस्ट से उठाया है ना। विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं B की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराऊं, C बनता है ना। विक्टर मेयर टेस्ट क्या था? RBC टेस्ट, रेड, ब्लू और कलरलेस। 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता था? लास्ट में रेड कलर आता था। 2 डिग्री अल्कोहल से ब्लू आता था, और C से कलरलेस सॉल्यूशन बनता था, ठीक है। तो हमारे पास जो B है दैट इज CH3 CH2 NH2, इथाइल अमाइन। अब बच्चों अगर मैं इथाइल अमाइन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराऊं, तो देखो यहां से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, और ये बनेगा नाइट्रोसो कंपाउंड, है ना, नाइट्रोसो CH3 CH2, सॉरी ये बनेगा नाइट्रोलिक एसिड CH3 CH2N, ठीक है, और डबल बॉन्ड N और OH, दिस इज नाइट्रोलिक एसिड।
अब बच्चों ये नाइट्रोलिक एसिड जो कि 1 डिग्री अल्कोहल से आता है, फिर 1 डिग्री अमाइन, पहले 1 डिग्री अल्कोहल था, ठीक है। तो ये नाइट्रोलिक एसिड NaOH के साथ रेड कलर देगा। 2 डिग्री होता यहाँ पे अमाइन तो फिर वो ब्लू कलर आता, और 3 डिग्री अमाइन होता तो कलर लेस होता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज फ्रॉम विक्टर मेयर टेस्ट। अब डी की रिएक्शन AgNO2 से कराएं तो नाइट्रो इथेन बनेगा, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो भाई नाइट्रो इथेन, तो हमें पता है AgNO2 में N से ही अटैक होता है। अब मैं यहाँ पे क्या ले, तो भाई इथाइल तो होना ही चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट में इथाइल है। तो बच्चों इथाइल मान लो आयोडाइड ले लिया तो ये AgI निकल गया और आंसर हो गया नाइट्रो इथेन। क्लियर? चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन DL एंड कैपिटल DL। तो बच्चों D रेफर्स टू डेक्स्ट्रो, स्मॉल d, ठीक है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और L तो L रेफर्स टू लेवियो रोटेटरी, ठीक है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट करेगा दैट इज डेक्स्ट्रो फॉर्म, है ना, और जो लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करेगा दैट इज लेवियो फॉर्म। तो हम ऐसा मानते हैं भाई ये वाला फॉर्म जो है ये D है, PPL को राइट हैंड साइड में रोटेट करेगा, है ना, और L फॉर्म मतलब लेफ्ट हैंड साइड। जबकि D, कैपिटल D और कैपिटल L क्या है, तो बच्चों ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन मतलब विद रिस्पेक्ट टू अदर मॉलिक्यूल, लाइक डी ग्लिसरल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर है वो माना है कि भाई ये स्ट्रक्चर है ग्लिसरल्डिहाइड का, ठीक है। अभी अगर OH ग्रुप बच्चों राइट साइड में है तो इसे कंसिडर किया है D, सो दिस इज D ग्लिसरल्डिहाइड। अब L ग्लिसरल्डिहाइड क्या है, तो OH राइट की जगह आप लेफ्ट कर दो, तो ये OH H और ये CH एंड दिस इज CH2OH। तो बच्चों ये है L ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। अब ऐसा कोई भी शुगर, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर जो है वो यहां से रिजेंबल करता हो, मतलब कि जिसमें CH2OH के ऊपर वाला जस्ट जो कार्बन है, कायरल कार्बन, उसमें OH राइट साइड में है तो उसे हम मानेंगे D नोटेशन, और अगर वो लेफ्ट में है तो उसे हम कंसीडर करेंगे क्या, L नोटेशन। तो D एंड L, कैपिटल D एंड कैपिटल L रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, मतलब विद रिस्पेक्ट टू अनदर मॉलिक्यूल, लाइक ये D ग्लिसरल्डिहाइड है और ये L ग्लिसरल्डिहाइड। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें या तो ऐसा स्ट्रक्चर मिले या D ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए बाय डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, या D ग्लिसरल्डिहाइड से बनता हो तो या तो इससे बने या इसमें कन्वर्ट हो जाए या ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हो, तो उसे बोलेंगे कैपिटल D या कैपिटल L। और स्मॉल d स्मॉल l तो भाई डेक्स्ट्रो और लेवियो, तो हम कहेंगे दे आर इनेंशियोमर्स, ठीक है, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड दे आर इनेंशियोमर्स ऑफ, इनेंशियोमर्स मतलब मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, ठीक है। अब जो PPL को राइट हैंड साइड में रोटेट करेगा उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंसिडर करते हैं, और जो लेफ्ट में रोटेट करता है उसे हम लेवियो रोटेटरी कंसिडर करते हैं, ठीक है। नाउ राइट मीजो टाइप ऑफ टार्ट्रिक एसिड। तो बच्चों टार्ट्रिक एसिड का मीजो फॉर्म लिखना है। तो मीजो फॉर्म यानी कि द फॉर्म ऑफ टार्ट्रिक एसिड विच हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, फॉर्म यानी स्ट्रक्चर कह दो, फॉर्म या स्ट्रक्चर ऑफ टार्ट्रिक एसिड हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, तो हम कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी मिरर प्लेन, वो प्लेन जो एक मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी टार्ट्रिक एसिड को अगर हमने ऐसे लिखा है, ये इसका कायरल कार्बन, दिस इज H एंड OH, अगेन दिस इज अनदर कायरल कार्बन HOH, और ये आ गया COOH। तो बच्चों बीच में जो प्लेन आ रहा है ये है ना, अगर इसको यहाँ से कट करें तो ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री से क्या होता है, आधा पार्ट जो है वो प्लेन क्या बोलते हैं PPL को राइट हैंड साइड में रोटेट करता है, तो रिमेनिंग आधा क्या करता है, लेफ्ट में। तो ओवरऑल जो लाइट निकलती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो रोटेट नहीं करती, वो सीधी सीधी निकल जाती है। तो हम कहेंगे भाई मीजो टार्ट्रिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव,
ठीक है, मीजो टार्ट्रिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब बच्चों ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? तो हम कहेंगे क्योंकि इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है और इंटरनल कंपेंसेशन है ना, जो की पॉइंट है, जो कीवर्ड है, एग्जामिनर सुनना चाहेगा कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, तो तुम बताओगे दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। अब इंटरनल कंपेंसेशन का क्या मतलब है, तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आधा पार्ट, एक कायरल कार्बन वाला स्ट्रक्चर या एक कायरल कार्बन वाला पार्ट जो है वो अगर डेक्स्ट्रो है तो रिमेनिंग हाफ क्या है, लेवियो है। तो ओवरऑल जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी लाइट को रोटेट नहीं कर पाता, पीपीएल को रोटेट नहीं करता। ठीक है, अब इनको लिखना कैसे एग्जाम में, तो देखो कैपिटल डी और कैपिटल एल नोमेनक्लेचर इज रेफर्ड एज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, मतलब विद रिस्पेक्ट टू अनदर, बिकॉज द मॉलिक्यूल टू बी असाइंड कैपिटल डी और L notation is being related to another molecule। फिर D और L glyceraldehyde accepted as standard। अब compound which can be obtained by D form या can be converted to D glyceraldehyde उसे हम कहेंगे D configuration। सिमिलरली ऐसा कंपाउंड जो L से बनता हो या उसमें कन्वर्ट होता हो उसे हम कहेंगे L configuration। ठीक है, तो कैपिटल D और कैपिटल L समझ में आ गया कैसे लिखना है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, यहाँ कंप्लीट हुई हमारी सीरीज है ना, ये 20th क्वेश्चन पार्ट ई, तो यहाँ हमारी कंप्लीट हो गई आरबीएससी क्वेश्चन बैंक की सीरीज। ठीक है, अब यहाँ तो मैम पूरा कराना तो पूरा कराया। ठीक है, अब इसको करते रहना है ना, आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी है ना, थोड़ा टाइम लग जाता है तो वो चलो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है इसलिए, लेकिन पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, एक वीडियो दो वीडियो के बाद में सारी अवेलेबल हो जाएगी है ना। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, कुछ नया। तो बच्चों अब हम करेंगे चैप्टर वाइज प्रॉब्लम्स, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, क्योंकि अभी खूब टाइम है आपके पास। ठीक है, तो वर्कशीट्स ये तो पहले आपको करना ही है, क्वेश्चन बैंक इसको पूरा लर्न कर लो, कंठस्थ कर लो, कॉपी में लिख लो। ठीक है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अब आपके पास टाइम बचता है तो हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करो। ठीक है, वो आपको नीट में भी हेल्प करेगा बच्चों, जेई में भी हेल्प करेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट्स है ना, अकॉर्डिंग टू चैप्टर। तो वो वर्कशीट्स जो है वो अगर आप सीबीएसई में हो, आरबीएसई में हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, सब में हेल्प करेंगी क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट्स के साथ और पढ़ते रहिए। हेल्प बुक आपको मिल गई है, क्वेश्चन बैंक आपको मिल गया है, तो इसको करने से मार्क्स डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं। जहाँ तक मैं मानती हूँ 85% से ऊपर मार्क्स आ जाने चाहिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।